हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बंधु क्लासेस में स्वागत है। आज हम दोस्तों एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, भारत में गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में। दोस्तों, जब 1757 की प्लासी के युद्ध के समय बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है और जो व्यापारिक कंपनी 1600 में भारत में अंग्रेजी कंपनी 1600 में भारत से एक तरह से कहा जाए व्यापार करने के लिए आई थी और 1757 तक आते आते वह एक राजनीतिक कंपनी बन गई। भारत के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर, जिसे हम बंगाल कहते हैं, वर्तमान का जो बंगाल है, ये बंगाल ना होकर उस समय का बंगाल, जिसमें बिहार, उड़ीसा तक का प्रांत और कुछ हिस्से असम के भी शामिल थे, एक तरह से कहा जाए भारत का उस समय का सबसे बड़ा प्रांत था और एक तरह से कहा जाए ये भी कि सबसे विकसित प्रांत था और आर्थिक रूप से भी कह सकते हैं हम और व्यापारिक रूप से भी कह सकते हैं। जब अंग्रेजों द्वारा 1757 के युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया जाता है और उसी समय 1756 में अंग्रेजों के, अगर हम थोड़ा 1756 में बात करें, थोड़ा सा और अगर पीछे जाते हैं, साउथ में जाते हैं, तो उस समय कर्नाटक का युद्ध चल रहा था। उसी कर्नाटक के युद्ध में अंग्रेज कंपनी में एक क्लर्क हुआ करता था जिसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। या लॉर्ड क्लाइव क्या था? अंग्रेजी कंपनी का एक क्लर्क था जो कर्नाटक के युद्ध में, एक तरह से कहा जाए कर्नाटक का द्वितीय युद्ध में, इसने ही सजेशन किया था कि हमें चित्रापल्ली पर पहले घेरा डालना चाहिए था। इसी के नेतृत्व में बंगाल पर कब्जा करने के लिए भेजा जाता है और जो इसने 1757 ईस्वी में एक युद्ध करता है जिसे हम प्लासी का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? प्लासी का युद्ध कहते हैं। लॉर्ड क्लाइव ने 1757 में एक युद्ध लड़ा जिसे हम प्लासी का युद्ध कहते हैं। इसी प्लासी के युद्ध में विजय के बाद बंगाल पूरी तरह से क्या होता है, अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है और उस समय से भारत में गवर्नर की नियुक्ति की जाती है अंग्रेज कंपनी द्वारा। तो इसी गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति हुई थी, उनके पीरियड को देखते हैं और उनकी प्रमुख विशेषताओं को देते हैं कि कौन सा अंग्रेज पीरियड था, जिसके पीरियड में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। तो जैसे हमने बताया आपको, प्लासी का जो युद्ध हुआ था, तो इसका जो विजेता था, एक तरह से कहा जाए गवर्नर नियुक्त किया गया था लॉर्ड क्लाइव को। तो इसी को बंगाल का गवर्नर भी, प्रथम गवर्नर भी कहा जाता है, जिसका प्रथम कार्य 1756 से 1760 तक होता है। यह प्रथम कार्यकाल होता है। इसी लॉर्ड क्लाइव को द्वितीय काल की बात कर ले, जो 1765 से 1767 तक का, यानी लॉर्ड क्लाइव क्या है, एक तरह से कहा जाए भारत में इसका राज्य शासन जो होता है या इसका पीरियड जो होता है, काल होता है, वो दो भागों में बटा है। पहला पीरियड होता है जो ये करता है 1756 से 1760 तक का, और द्वितीय पीरियड जो होता है, इसी द्वितीय पीरियड के दौर में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है जिसे कहा जाए, जिसे हम लोग अक्सर कहा करते हैं बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो होता है वो 1765 में होता है। कब होता है दोस्तों? 1765 में होता है। इसी में अंग्रेज जब विजय होते हैं और एक तरह से कहा जाए पूर्ण रूप से, अब जो प्लासी का युद्ध एक तरह से 1757 में लड़ा गया था, उसके बाद 1765 में बक्सर का युद्ध होता है और ये बक्सर का जब युद्ध जीत जाता है तो इंग्लैंड में कंपनी के मैनेजरों की एक बैठक होती है जिसमें यह सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि जिसने भारत में अंग्रेजी राजनीति की नींव रखी थी उसी को गवर्नर बनाकर भेजा जाए। तो लॉर्ड क्लाइव को
दूसरा कार्यकाल मिलता है और ये दूसरे कार्यकाल के लिए क्या होता है, 1765 से 1700 शासन के लिए भारत का यानी बंगाल का गवर्नर नियुक्त होके आता है। तो जब जिस समय लॉर्ड क्लाइव बंगाल पहुंचता है उस समय क्या होता है, अंग्रेजों द्वारा बक्सर का युद्ध विजय कर लिया जाता है और अंग्रेजों द्वारा एक संधि की जाती है जो बड़ी ही महत्वपूर्ण संधि होती है और एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट संधि होती है, जिसे हम अक्सर इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। इलाहाबाद की संधि जो 1765 में होती है। कब होती है दोस्तों, 1765 में इलाहाबाद की संधि की जाती है। यह भी कहा जाता है कि इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो 2 पीरियड में हुई थी। हम दोस्तों जानते हैं कि इलाहाबाद जो प्रथम संधि थी, एक तरह से कहा जाए इसको हम इलाहाबाद की प्रथम संधि कर देते हैं। इससे क्या होता है, कलायू और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य होती है। यानी जो इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है वो किनके किनके मध्य की जाती है, कलायू के मध्य की जाती है और शाह आलम द्वितीय के मध्य की जाती है। इसमें 2 महत्वपूर्ण बातें तय होती हैं। पहली अगर हम बातों की बात करें तो शाह आलम द्वारा अंग्रेजों को, यानी शाह आलम द्वारा अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी का अधिकार होता है या हम जिसे कहें राजस्व का अधिकार होता है, ये तीनों मतलब प्रांतों में जो दीवानी का अधिकार होता है, राजस्व का अधिकार होता है, शाह आलम द्वारा किसको दे दिया जाता है, अंग्रेजों को दिया जाता है। इसी दीवानी के अधिकार में अंग्रेजों ने 53 लाख वार्षिक पेंशन किसको दी जाती है, शाह आलम को दी जाती है। यह थी इलाहाबाद की प्रथम संधि। अब बात करते हैं इलाहाबाद की द्वितीय संधि के बारे में बात करते हैं। यह इलाहाबाद की द्वितीय संधि है जो अंग्रेज यानी कलायू प्लस अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य होती है। इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि होती है दोस्तों किसके मध्य होती है, जो अवध के नवाब शुजाउद्दौला और प्लस अंग्रेजों के खिलाफ, एक तरह से कहा अंग्रेजों के मध्य या कलाई के मध्य की जाती है। इस संधि में भी 2 महत्वपूर्ण बातें नोट की जाती है। पहला, हर्जाने के रूप में, यानी हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपया जो सैनिक खर्च होता है यह शुजाउद्दौला किसको देता है, लॉर्ड कलाई को देता है। और यह व्यक्तिगत रूप से चुनार का किला, ये चुनार की जागीर होती थी, ये भी लॉर्ड कलाई को दे दी जाती है। और एक बात और तय होती है इसमें, इलाहाबाद और काड़ा मानिकपुर, काड़ा का जो ये 2 प्रांत होते हैं इसको अंग्रेजों ने, ये दोनों प्रांत अवध के नवाब से लेकर किसको दे दिया जाता है, यानी मुगल बादशाह शाह आलम को दे दिया जाता है। इस तरह से कहा जाए ये इलाहाबाद की संधि जो है लॉर्ड कलाई के पीरियड की एक महत्वपूर्ण घटना होती है जो 2 पीरियडों में की जाती है। पहली संधि जो की जाती है वो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ की जाती है और जो द्वितीय संधि की जाती है वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य की जाती है। ये लॉर्ड कलाई के पीरियड की एक महत्वपूर्ण घटना होती है। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों, जो लॉर्ड कलाई की दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है, दूसरी एक तरह से कहा जाए इंपॉर्टेंस इसके पीरियड में घटना होती है, वो होती है बंगाल में दैध शासन की शुरुआत। क्या होता है दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य होता है, बंगाल में दैध शासन की शुरुआत हो जाती है दोस्तों, इसी पीरियड में होती है। अब दोस्तों जो इसकी महत्वपूर्ण घटना होती है लॉर्ड कलाई के पीरियड की दूसरी महत्वपूर्ण घटना होती है वो होती है बंगाल में दैध शासन की शुरुआत। अब ये समस्या होती है कि दैध शासन कहां किसे जाता है, यानी दैध शासन की बात की जाती है। जैसे अभी दोस्तों हमने आपको बताया था किसी भी शासन को चलाने के लिए 2 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। किसी भी शासन को चलाने के लिए 2 चीजें महत्वपूर्ण होती है। पहला तो एक तरह से कहा जाए
जो अर्निंग चीज होती है राजस्व की समस्या होती है, और दूसरा जो होती है निजामत की बात होती है, एक तरह से कहा जाए हम प्रशासन की बात होती है। यानी तब राजस्व होगा। दूसरी बात जिसे हम उस समय के दौर में दीवानी कहते थे, यानी दीवानी का अधिकार। और दूसरी बात जो होती थी निजामत, जिसे हम आज के दौर में प्रशासनिक कहते हैं, यानी निजामत का अधिकार। ये दो ऐसे अधिकार होते थे जो किसी प्रांत को चलाने के लिए जिम्मेदार होते थे। लॉर्ड क्लाइव के द्वारा क्या किया गया, जब ये दैव शासन चालू किया गया तो दीवानी का जो अधिकार था, यानी हम पहले की बात करें, जो दीवानी का अधिकार था, ये क्या किया गया अंग्रेजों को, यानी ये अपने पास रख लिया। किसने? लॉर्ड क्लाइव ने दीवानी का अधिकार क्या कर लिया, अपने पास कर लिया। मतलब जो उस समय का जो राजस्व अर्निंग होती थी, या कहा जाए टैक्स लगाया जाता था, वो वसूलने का अधिकार किसको मिला? अंग्रेजों को मिल गया। अब दूसरी बात आती है निजामत का अधिकार, जिसे एक तरह से हम कहते प्रशासनिक अधिकार। प्रशासनिक अधिकार कहते हैं इसे। प्रशासनिक अधिकार का मतलब होता है जो शासन चलाता हो, जो शासन का वो करता हो। तो ये शासन जो प्रशासनिक अधिकार था वो बंगाल के नवाब को मिल गया, यानी बंगाल के नवाब के पास क्या गया? प्रशासनिक अधिकार चला गया नवाब के अधिकार। अब समस्या ये आई दैव शासन में, जब जितने पैसे होते थे वो तो अर्निंग कौन कर लेता था? अंग्रेज कर लेते थे। जो खर्चे वाले होते थे वो किसके पास अधिकार थे? इसी के लिए, इसी निजामत को चलाने के लिए महत्वपूर्ण पूछा जाता है, बंगाल में रजा को नियुक्त किया जाता है और बिहार में सिबात राय, यानी बंगाल में राजा अहमद खान को नियुक्त किया जाता है और बिहार में सिबात राय को नियुक्त किया जाता है। इसी के आगे चलकर इसमें काफी दोष आए दोस्तों, जब आगे हम बात करेंगे तो बढ़ेंगे। यानी लॉर्ड क्लाइव के जो पीरियड की दूसरी घटना होती है, बंगाल में दैव शासन की शुरुआत होती है। दैव शासन किन दो शब्दों से मिलकर मतलब एक तरह से कहा जाए दीवानी का अधिकार और निजामत का अधिकार। दीवानी का अधिकार तो अंग्रेज अपने पास ही रख लेते हैं और निजामत का अधिकार बंगाल के नवाब को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात एक होता है कि अंग्रेजों द्वारा श्वेत विद्रोह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, यानी लॉर्ड क्लाइव की जो तीसरी महत्वपूर्ण घटना होती है पीरियड में, वो होती है श्वेत विद्रोह। श्वेत विद्रोह होता है। श्वेत विद्रोह क्या है दोस्तों? जैसे श्वेत विद्रोह जो होता है, उस समय जब आप पढ़े होंगे 1757 से पहले क्या होता था, अंग्रेज व्यापार करते थे और अंग्रेजों को जब व्यापार होता था वो टैक्स देना पड़ता था। लेकिन हम देखते हैं कि 1765 में अंग्रेज जब बक्सर का युद्ध विजय कर लेते हैं और 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, और इस संधि में क्या होता है, इलाहाबाद का जो दीवानी का अधिकार होता है वो अंग्रेजों को मिल जाता है। जब अंग्रेज इसी शासन को अपने व्यापार भी करते थे इससे पहले और उसका टैक्स देते थे और प्रशासन भी चलाते थे, लेकिन लॉर्ड क्लाइव के द्वारा क्या हुआ, इस जो अवैध व्यापार या जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको व्यापारिक रोक लगाने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया, और इसी अधिनियम को अंग्रेज सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया या उसकी खिलाफत की गई, और ऐसे ही विद्रोह को क्या कहा गया? श्वेत विद्रोह। यानी जो अंग्रेजों ने अपने अधिकार के छीन जाने के बाद एक विद्रोह किया था, और इसी विद्रोह को कब किया था? लॉर्ड क्लाइव के पीरियड में किया था, और इसी को क्या कहा जाता है? श्वेत विद्रोह कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहां तक एक महत्वपूर्ण तीसरी घटना इसके पीरियड की होती है, जो होती है श्वेत विद्रोह होती है। यह भी कहा जाता है कि एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा, पहला गवर्नर था ये, यानी पहला गवर्नर था जिसने आत्महत्या कर ली थी। लॉर्ड क्लाइव क्या करता है, जब इसने 1767 में इंग्लैंड जाता है, इंग्लैंड में जाने के बाद ये क्या करता है, वहां खुद को आत्महत्या कर लेता है, आत्मा हमें ठोक देता है। यानी ये पूछ लिया जाए आपसे कि ऐसा कौन सा गवर्नर था जिसने आत्महत्या की थी, तो वो कौन सा गवर्नर था? लॉर्ड क्लाइव था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बातें थी जो लॉर्ड क्लाइव की बारे में बातें आती हैं। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों छोटे छोटे जो गवर्नर होते हैं जो आते हैं। बेंसी टाई एक गवर्नर आता है, कौन आता है? अगर हम दूसरे गवर्नर की बात करें, बेंसी टाई,
बेंसीटाई जो होता है ये 1760 से 1765 तक का, यानी जो इसका पीरियड होता है 1760 से 1700 पीरियड, यानी जो हम कहें तो जो लॉर्ड क्लाइव था इसका पहला पीरियड 1756 से 1760 होता है। उसके बाद बेंसीटाई को बनाया जाता है जो 1760 से 1765। ये इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसी के काल में जो महत्वपूर्ण युद्ध है बक्सर का युद्ध, यानी अगर यह पूछ लिया जाए बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, तो कौन था दोस्तों? बेंसीटाई। यानी बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बेंसीटाई था। और इसी के बाद हम देखते हैं दोस्तों बंगाल का गवर्नर दोबारा लॉर्ड क्लाइव को भेजा जाता है। अब जो 1767 हो जाता है तो उसके बाद एक नए गवर्नर की नियुक्ति होती है। दो छोटे छोटे गवर्नर होते हैं, बेरे लस्ट होता है जो तीसरा गवर्नर बनता है, बेरे लस्ट। ये जो दोस्तों होता है ये 1767 से 1769 तक का, इसका कोई खास रोल होता नहीं, लेकिन दोस्तों इसलिए बताया जाता है, कभी कभी सीक्वेंस मिलाने के लिए आ जाता है, तो हमें सीक्वेंस पे भी ध्यान रखना होगा। यानी बेरे लस्ट जो होता है 1767 से 1769 तक होता है। एक तरह से कहा जाए एक और छोटा गवर्नर होता है, कह दिया जाए कार्टियार। कौन होता है दोस्तों? कार्टियार। कार्टियार बनता है, ये क्या होता है 1769 से 1772 तक का। इनका जो कार्टियार का जो शासन व्यवस्था होती है 1769 से लेकर 1772 तक का होती है। अब दोस्तों हम महत्वपूर्ण एक गवर्नर है जिनके बारे में बात करते हैं, वारेन हेस्टिंग। कौन दोस्तों बात करते हैं? वारेन हेस्टिंग। हेस्टिंग्स के बारे में हम बात करते हैं। वारेन हेस्टिंग जो है ये कहा जाए एक तरह से कर्म की वजह से देखा जाए, एक तरह से कर्म के बाद देखा जाए तो ये भारत यानी भारत का कौन सा गवर्नर जनरल था? 5वां गवर्नर जनरल था। और इसका पीरियड जो होता है 1772 से 1785 तक का। कब तक होता है दोस्तों? 1772 से लेकर 1785 तक का इसका गवर्नर जनरल ये होता है। यह भी कहा जाता है ये भारत का, ये सॉरी दोस्त, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनता है। अभी तक का सिर्फ गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, ये प्रथम जो था यानी वारेन हेस्टिंग प्रथम क्या होता है? गवर्नर जनरल बनता है। यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो हमारा उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग था। इसी के पीरियड में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है। रेगुलेटिंग एक्ट पास होता है। इसी के एक पीरियड में महत्वपूर्ण किया जाए अवध की बेगमों का, जो अवध की बेगमें थी का मामला भी एक तरह से कहा जाए संज्ञान में आता है। वारेन हेस्टिंग ही क्या करता है, जो लॉर्ड क्लाइव द्वारा दैध शासन व्यवस्था शुरू की गई थी, उसको क्या करता है दोस्तों? समाप्त कर देता है। जो लॉर्ड क्लाइव द्वारा दैध शासन व्यवस्था शुरू की गई थी, किसके द्वारा समाप्त की जाती है? वारेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त कर दी जाती है। इसकी प्रमुख विशेषता जैसे हमने बताया कि ये प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल होता है। अवध की बेगमों का मामला इसी के दौर में शुरू होता है। और दूसरी व्यवस्था ये क्या करता है, लॉर्ड क्लाइव द्वारा शुरू की गई दैध शासन व्यवस्था समाप्त कर देता है। इसका प्रमुख दूसरा कार्य होता है, इसने लगान व्यवस्था को सर्वप्रथम, इसने लगान व्यवस्था को, जो दीवानी का अधिकार अंग्रेजों मतलब बंगाल मुगल बादशाह द्वारा दिया गया था, इसने क्या किया, लगान व्यवस्था को ठेके पे देने की शुरुआत की।
यानी ठेके पे सर्वप्रथम लगान व्यवस्था को देने की किसने शुरुआत की थी दोस्तों? तो वारन हेस्टिंग होता है जिसने लगान व्यवस्था को ठेके पर देने की दी। सर्वप्रथम इसने 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए क्या किया? ठेका प्रणाली अपनाई और ठेके पर देने के लिए व्यवस्था को अपनाया। इसी के पीरियड में कहा जाता है दोस्तों, इसी के पीरियड में बंगाल में प्रथम सुप्रीम कोर्ट यानी बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। और इस सुप्रीम कोर्ट का प्रथम, इस बार पूछा गया है, प्रथम न्यायाधीश कौन होता है? इस सुप्रीम कोर्ट का प्रथम न्यायाधीश कौन होता है? एलिसा इम्पे। एलिसा इम्पे बनाया जाता है। यानी किसके कारण में प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है? वारन हेस्टिंग के काल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है और जिसका प्रथम यानी मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया जाता है? एलिसा इम्पे को बनाया जाता है। वारन हेस्टिंग के काल में अगर हम बात कर लें, एक महत्वपूर्ण होती है लॉर्ड विलियम द्वारा इसी पीरियड में 1784 में दोस्तों, 1784 में विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की जाती है। एशियाटिक यानी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। किस कब? 1784 में विलियम जोन्स के द्वारा। इसी ने लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा ही दोस्तों 1881 में 1781 में बंगाल में ही बंगाल मदरसे की स्थापना की जाती है। यानी जो बंगाल में मदरसे की स्थापना की जाती है अंग्रेजों के लिए फारसी और हिंदी सीखने के लिए, वो कौन करता है? 1781 में वारन हेस्टिंग के द्वारा। इसी पीरियड में कहा जाता है कि बनारस में एक तरह से कहा जाए, वाराणसी में एक नाम था जोनाथन डंकन थे जिन्होंने बंगाल में बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यानी इसके पीरियड में देखा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के वारन हेस्टिंग के विलियम जोन्स द्वारा बंगाल में सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। और इसी पीरियड में 1781 में बंगाल मदरसे की भी स्थापना की जाती है। और इसी के पीरियड में देखा जाए दोस्तों तो बनारस में जोनाथन डंकन द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। इसके पीरियड में कुछ महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं दोस्तों, उनको हम याद कर लेते हैं। एक होता है रुहेला युद्ध। रुहेला का युद्ध जो होता है ये इसी के पीरियड में होता है। कब होता है? 1774 ईस्वी में। इसी के पीरियड में एक युद्ध होता है रुहेला का युद्ध जो 1774 में होता है। दूसरा युद्ध होता है आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध, ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था। इसी दोस्तों इसी के दौर में क्या होता है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 1782 तक का इसका पीरियड होता है जो आंग्ल मराठा युद्ध होता है। इसी के पीरियड में यह भी कहा जाता है द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध भी इसी के पीरियड में होता है, जिसका पीरियड 1780 से 1782 तक का होता है।
यानी हमने देखा कि वारेन हेस्टिंग्स पीरियड में 3 महत्वपूर्ण युद्ध होते हैं जो इनका सीक्वेंस मिलाने के लिए आता है। एक रुहेला का युद्ध जो 1774 में होता है, एक दूसरा युद्ध जो इसके पीरियड में होता है वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है जो 1775 से 1782 तक का ये युद्ध किया जाता है, और तीसरा युद्ध जो इसके पीरियड में होता है वो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध होता है जो 1780 से 1782 के बीच में किया जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपनी राय और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।